आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे मार्केट की। और सबसे पहले तो मैं उनसे लूँगी फ्राइडे मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों के लिए। और जो है उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि मेरे प्रोग्राम्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो है साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की जो है अवेयरनेस हो। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं एसआई इक्विटीज़ लिमिटेड के। और उनसे जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और सबसे पहले मैं उनसे लूँगी फ्राइडे मार्केट का ओवरव्यू। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू दिस सेशन। सर सबसे पहले तो थैंक जो यू। है जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को शेयर करें कल के यानी कि फ्राइडे मार्केट का एक ओवरव्यू। देखिए अगेन दिस करेक्शन वाज नॉट अ सरप्राइज। इनफैक्ट जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो हम उसको लाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन उसमें भी हमने ये बात की थी कि इंडेक्स में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है। एंड दैट अच्छा करेक्शन का मतलब ये है कि इंडेक्स 1,61,000 की एक रेंज जो है वो टेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये 1,61,000 की रेंज एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिखा रही है। अगर वो लेवल टूटता है तो 1,55,000 से लेके 1,53,000 की रेंज जो है वो ओपन है मार्केट के लिए। और ये बात मेरे ख्याल से हम शायद उस वक्त से कर रहे हैं जब मार्केट 1,70,000 के आसपास थी, कि मार्केट में ये करेक्शन जो है वो हम देखेंगे और इसमें कोई सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो करेक्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगी टू बाय द डिप्स। बिल्कुल ग्रेट। और जो है सर यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि उन्हें मौका दिया जाए और जो है वो आपसे सवालात करना चाह रहे हैं। अच्छा, और उनको यहाँ पर मैं सवालात देने से पहले मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को अनाउंस कर दूँ कि जो लोग सर इमरान मेमन की अंडर गाइडेंस काम करना चाहते हैं तो आप जो है उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वक्त जो है ग्रुप में बहुत अच्छी डील्स हैं वो भी चल रही हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से जो है आप जो है उनका ग्रुप ज्वाइन करें और उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर जो है वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद आफ्ताब जी। सर जल्दी से अपना सवाल कर लें। नेशनल फूड का बता दें कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और उनकी टारगेट प्राइस क्या हो सकती है। अच्छा जी, फौजी फूड तो ये आप ये समझे कि बिटवीन द रेंज ऑफ 19 और 17, ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे आप इसको इनफैक्ट 19 से लेके 1750 की जो रेंज है वो इसको आप देख सकते हैं फॉर बाइंग। लेकिन जो अपसाइड है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये 22 का लेवल इतनी आसानी से तोड़ सकेगा। जहाँ तक बात नेशनल फूड की है, नेशनल फूड में मैं समझता हूँ कि जिनके पास बाइंग है वो 360 का अपना स्टॉप जहन में रखें, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है तो फिर इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है। अभी फिलहाल इसमें करेक्शन की ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही,
और मैं समझता हूँ कि ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो तकरीबन 420 से लेके 435 तक के बीच में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो सकती है। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब जी। अरशद अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो SLGL जे कहाँ तक जा सकते हैं? सॉरी, SLGL। SLGL। ओके जी। SLGL में तो भाई अभी करेक्शन स्टार्ट हुई है। ये तो मेरे ख्याल से शायद 15 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। और अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप 20 रुपए 80 पैसे का अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 15 रुपए तक जा सकता है। इसमें करेक्शन अभी स्टार्ट हुई है। सही, बहुत शुक्रिया जी। आमिर खलील साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कॉस्टम और PSO, इसे अगर आप टेक्निकली एनालिसिस करें। थैंक यू। PSO तो मेरे ख्याल से शायद हर प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, दोबारा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। Thank you, KOSM sir. मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 5 रुपए 30 पैसे तक आए तो इसमें 5 रुपए 40 पैसे से 5 रुपए 30 पैसे के बीच में आए तो इसमें बाइंग बनती है। और तकरीबन 8.5 रुपए के आसपास इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं और देख रहे हैं बार बार। तो इसमें मेरे ख्याल से अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। 5.5 के आसपास है तो इसमें बाय करना चाहिए। PSO मैं समझता हूँ कि जब तक ये 480 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है ना जी, तो हम बार बार देख रहे हैं कि ये 480 490 के आसपास इसमें एक प्रेशर शुरू हो जाता है। तो ये लेवल इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये लेवल ये सस्टेन नहीं कर रहा, जो कि फिलहाल लग रहा है कि शायद अगले 6-8 दिनों में या अगले 10 दिनों में बहुत मुश्किल है कि सस्टेन कर सके, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तकरीबन ये 390 या 385 तक आ सकता है। यहाँ पे अच्छी बाय बनेगी इसकी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। खान अहमद अपना सवाल करें। जी उवैस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कामरान। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, ठट्टा सीमेंट के बारे में मुझे पूछना है। ये 2 लोअर लॉक मारे, ये कहाँ तक जाएगा? वापस अगर ब्रेक करता है तो ये आराम से 55 से लेके 47 की रेंज टेस्ट कर सकता है, और सर बड़े ये आराम से। अपसाइड कहाँ तक जाएगा? अपसाइड इसकी हो चुकी है सर। मेरे ख्याल से ये 100 रुपए का लेवल जो है उसने अच्छा खासा लेवल टेस्ट किया है। अभी फिलहाल इसकी जो जो एक अच्छा साइकिल टॉप था वो बना चुका है। अभी इसमें करेक्शन है, जैसे मैंने बताया कि करेक्शन ये तकरीबन 55 से 47 तक आ सकती है। ओके सर, ओके। बहुत शुक्रिया कामरान साहब जी। उवैस अहमद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे अमरीली स्टील के बारे में पता करना था, ESTL के बारे में बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। ASTL में मैं समझता हूँ कि ये 20 के आसपास आए ना, तो इसमें बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। अभी इसमें कोई ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। समवेयर अराउंड 20 और 1960 ये रेंज में इसको ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो बाय के लिए भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1880 होना चाहिए। ठीक है जी। अपसाइड इसकी अगर आप यूं बात करें तो मैं समझता हूं कि बिटवीन द रेंज ऑफ 2480 या 2550 इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ये अगले शायद एक आध महीने इसी रेंज में रह सकता है। सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद मुदस्सिर अपना सवाल करें। उनका बार बार माइक ऑन एंड ऑफ हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी
इमरान साहब, मुझे आपसे मारी के बारे में क्वेश्चन करना है। ये काफी टाइम से रेंज बाउंड है, तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए? मारी पेट्रोलियम मैं समझता हूँ कि इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी अभी काफी टाइम तक कंटिन्यू हो सकती है। काफी टाइम से मुराद ये मे बी 650 630 भी कहीं जाके टेस्ट करे। वहां देखना होगा कि इसमें वॉल्यूम्स किस तरह से जनरेट होते हैं, क्योंकि लो साइड पे वॉल्यूम नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि इसकी जो करेक्शन है वो अभी लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। तो अगर अगर आपके मैं इसको पास स्विच कर होल्डिंग, लूं? जी जी। अगर आप सबसे पहले तो आप ये देख लें कि भाई अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है इसका, या जहन में रखना है कि क्या लेवल टूटेगा तो मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए, उसके लिए आपको जहन में रखना होगा कि ये 730 का लेवल तोड़ता है अगर, तो आपको इसमें एग्जिट ले लेना चाहिए। सही। अगर मैं इस लेवल पे अगर एग्जिट लेता हूँ तो जी, वो कौन सा बेहतर स्क्रिप्ट है जिसमें मैं जा सकता हूँ जो मुझे अच्छा हेल्दी प्रॉफिट दे सके? बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। अब ये आपकी जिसको कहते हैं ना कि डिजायर पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं हमारी पेट्रोलियम से एग्जिट लेके कोई स्टॉक लूं, तो इस वक्त मैं समझता हूं कि टीआरजी है जिसको देखना चाहिए, डीएफएमएल को देखना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आप टेलीकार्ड को देख सकते हैं। उसने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया। अगर नेशनल रिफाइनरी कोई 310 320 के आसपास आता है तो उसको देखना चाहिए। पीआरएल को देखना चाहिए। ये स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूव बन सकती है दोबारा से। चलें। अच्छा, एक और। सही। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जी मोहम्मद सलीम, आप अपना सवाल कर लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड सर, थैंक वालेकुम यू। सलाम। आप संडे को, सैटरडे को, छुट्टी वाले दिन हमारे लिए इतनी एफर्ट करते हैं। मैंने ठट्टा सीमेंट के बारे में पूछना। मेरी बाइंग तो 50 रुपीज की थी, लेकिन ये 100 को जी, टच करके और फिर दोबारा बैक गियर पे है। तो प्लीज इस सिलसिले में ठट्टा गाइड सीमेंट कर अभी दें अभी कि कैसे अभी निकल अभी जाऊं पांच या इसको। सर 5 मिनट पहले ठट्टा सीमेंट डिस्कस जी किया था। इस हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपको आपको मिल एग्जैक्टली जाएगा सर। जी जी, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठट्टा सीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो आप सर से कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। थैंक यू जी। अच्छा सर, अब जो है मुझे ये बताएं कि और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अक्सर ये सवाल मुझसे कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएं जो कि शरिया कॉम्प्लाइंट भी हों और उनमें हम इन्वेस्टमेंट करके जो है, मतलब 1 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करके उसको जो है वो रख दें, तो आप ये मुझे बताएं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे। देखिए नादिया, ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये मुझे 30 साल हो गए इस मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। अगले माशाल्लाह। साल 2026 के नवंबर में मुझे पूरे 30 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। नवंबर 2000 जी नवंबर 1996 में मैंने मार्केट में एंट्री ली थी। ठीक ओके। है जी, ड्यूरिंग माय स्टडीज। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म मैंने ये देखा है कि लोग ये जो टाइम फ्रेम अपने जहन में रखते हैं ना, ये बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। क्योंकि इस टाइम फ्रेम के चक्कर में वो अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी अर्निंग्स, अपनी जो स्टॉक मार्केट में जितनी उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए होते हैं ना, वो सारे के सारे उनके डाइल्यूट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म सितंबर के मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख को जो लास्ट आपने इंटरव्यू मेरा किया था, उसमें आपने कुछ स्टॉक्स पूछे थे और मैंने सबसे पहले टेलीकार्ड बताया था। और उस टेलीकार्ड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था आपके उस प्रोग्राम पे कि इमरान जो है वो कचरे स्टॉक्स बताते हैं। उस टाइम पे आपको याद होगा टेलीकार्ड कोई 7 साढ़े 7 रुपए चला करता था। लास्ट फ्राइडे यानी कि कल इसने कोई 14 रुपए का, या परसों इसने 14 रुपए का हाई पोस्ट किया था। एक महीने में इसने डबल का गेन दे दिया, यानी कि 100% गेन दे दिया। अब अगर मैं ये जहन में रख के रखूं कि मैंने टेलीकार्ड 1 साल के लिए लेके रखा हुआ है और 1 साल में मैं इसको डबल या ट्रिपल होने पे बेचूंगा। अब इसने 1 महीने में वो टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन मेरे जहन में क्या बात है कि नहीं, मैंने तो 1 साल के लिए लेके रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 साल के लिए लेके रखूंगा और 1 साल बाद खुदा ना खास्ता दोबारा वो 7 रुपए पे आएगा तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ भाई टेलीकार्ड आपको क्या लगता है, मैं तो 1 साल के लिए लेके रखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, आप समझ रही हैं? तो बिल्कुल। टारगेट आपको जहन में रखना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ क्या टाइम फ्रेम के पीछे भागे। द टारगेट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। द टाइम फ्रेम कैन वेरी, बिकॉज टाइम फ्रेम जो है वो
जी माफ कीजिएगा, अभी तसलसल टूट गया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने ज़हन में रखें कि भाई मुझे मेरा टारगेट क्या है? मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर मुझे क्या टारगेट मिलना चाहिए? बजाय इसके कि मैं सोचूं कि मुझे 1 साल का टाइम फ्रेम चाहिए। तो टाइम फ्रेम जो है ना वो ज़हन से निकाल दें। आप अपने टारगेट्स को ज़हन में रखें, क्योंकि टाइम फ्रेम के चक्कर में होता ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, अब ऐसे एक भाई पूछ रहे हैं कि मारी पेट्रोलियम बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समझें कि किसी एक रेंज में ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है कि ना ये 800 रुपए के ऊपर जाता है, ना ये 700 रुपए के नीचे आ रहा है। अब मैं 1 महीने से इसकी रेंज ये देख रहा हूं और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें फंसी हुई है। मैं साथ में देख रहा हूं कि बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, हब पावर चलना शुरू हो गया। एक मिसाल दे रहा हूं, हब पावर चलना शुरू हो गया, ओजीडीसी चलना शुरू हो गया, लाइक दैट। पिछले 1 महीने में एनआरएल ने अच्छी मूव दे दी और मैं जो है ना, मेरा खून जल रहा है कि भाई मैं तो मारी पेट्रोलियम में लेके बैठा हुआ हूँ, ये तो चल ही नहीं रहा। तो टाइम फ्रेम को ज़हन से निकाल दें। आप ये देखें कि मैंने किस टेबल पे लिया था, मेरा टारगेट क्या है, और उस हिसाब से फिर आप अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर 10% खुदा ना खास्ता इरोड हो रही है, तो दैट 10% शुड बी योर स्टॉप लॉस। सही, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने सर यहाँ पर रेज़ किया और वाक़ई मैं यही कहूँगी कि हमें अपना टारगेट देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि टाइम पीरियड हम कितना रख रहे हैं। हमारा ये भी इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। और जी। यहाँ पर एक आखिरी सवाल है डीएफएमएल के हवाले से नवाज़ साहब ने ये सवाल पूछा है कि डीएफएमएल के हवाले से क्या आप कहते हैं, आप रिकमेंड करते हैं? और थोड़ा-सा इसके हवाले से उनको बता दें। हाँ, डीएफएमएल को बिल्कुल देखना चाहिए। ये बहुत अच्छे लेवल पे इस वक्त खड़ा हुआ है। 28 रुपए 80 पैसे या मैक्सिमम अगर कोई इसमें एक नी जग आता है तो इट कैन गो टू 27 रुपीज, यानी कि यहाँ से कोई 1.5 रुपए की मजीद जगह है नीचे जाने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड लेवल जहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, और इसका टारगेट आपको कम से कम भी 38 से 45 का टारगेट आप कर सकते हैं। And that target can be, say, by the end of November. सही, बिल्कुल। अब अगेन देखिए, बात मैंने क्या की कि आप 28 या 27 के लेवल पे लें, 40 रुपीज या 35 रुपीज योर टारगेट, ठीक है? अब आप ये टारगेट हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज हो जाए कि 3 अपर लॉक लगा ले और ये 35 का लेवल जो टेस्ट कर ले। लेकिन आप अगर ये जिद लेके बैठ जाएंगे कि नहीं, मैंने तो ये नवंबर के एंड तक लेके रखा होता, क्योंकि इमरान ने कहा था कि नवंबर तक एंड तक इसको रखना है, तो ये फिर इंटेलिजेंस तो नहीं हुई ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने आज बहुत ही जबरदस्त है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की जो है आपने की पॉइंट जो है वो हमें उसे बताया है। अच्छा, यहाँ पे बस ये एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। एनआरएल के हवाले से इन्होंने पूछा है मुदस्सिर साहब ने कि वेट आई थिंक जी, एनआरएल गोइंग डाउन इज स्टिल रिकमेंडेड। अच्छा, वो डाउन जा रहा है तो क्या इसको आप क्या कहेंगे? 320 का एक रेंज है जो ये टेस्ट कर सकता है, 325 से 320। दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और उसके बाद फिर आप इसको तकरीबन जो ये इसने पिछला हाई पोस्ट किया था ना 470 वाला, आई थिंक कि ये हाई ब्रेक हो जाएगा। सही, बिल्कुल। और अच्छा, ये तकरीबन आप इसको 550 तक टारगेट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। जी। सही। अच्छा, यहाँ पर रोहान जी एस खान अपना सवाल कर लें। अच्छा, इन्होंने पूछा है सिनर्जी के हवाले से पूछा है, वेट, सिनर्जी और पीआईबीटीएल के हवाले से इन्होंने पूछा है। सिनर्जी देखें, सिनर्जी बहुत अच्छा स्टॉक है, और अगर ये 7.5 के आसपास आता है, नॉट 7.5, 680 के आसपास आता है, तो ये 680 से लेकर 6.25 रुपए के आसपास इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड सिनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं इसको अगर से ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगले 3 महीने के या 4 महीने का मैं टाइम फ्रेम जहन में रखूं, तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन को 11 साढ़े 11 रुपए का लेवल इसमें नजर आ सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल मे बी बिटवीन से मिड जनवरी से लेके लेट जनवरी 2026 के बीच में ना, ये 11.5 का लेवल इसमें आ सकता है। सही, बिल्कुल। और सर पीआईबीटीएल यानी कि जिन लेवल्स पे मैं बता रहा हूँ 6.5 के आसपास, वहां से डबल हो सकता है ऑलमोस्ट। ये अभी सही। और सर पीआईबीटीएल का भी जरा बता दें।
PIBTL इज ऑल्सो इन अ ब्रेकआउट मोड, लेकिन ब्रेकआउट मोड का मतलब ये होता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक टेक्स्ट बुक रूल होता है कि जब भी स्टॉक अपना ब्रेकआउट अचीव करता है ना, तो उस ब्रेकआउट जिस लेवल पे उसने ब्रेकआउट ट्रिगर किया था ना, उसको एक दफा रीटेस्ट जरूर करता है। अब इसका ब्रेकआउट जो है वो आप ये समझें कि अराउंड 14 रुपीज 50 पैसा ट्रिगर हुआ था, तो ये 14 रुपीज 50 पैसा का लेवल आ सकता है इसमें। ठीक है, ये मैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक बात कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होता है कि एक दफा वो अपना ब्रेकआउट जो लेवल होता है वो जरूर रीटेस्ट करता है। तो 1450 के पास ये आए तो दैट कैन बी अ वेरी गुड बाय, एंड यू कैन टारगेट इट से 18 रुपीज का इसका नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो है वो हो सकता है। सही, ग्रेट। और जो है सर, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मंडे मार्केट के हवाले से जो है आप बताएं कि क्या लग रहा है। रोल ओवर वीक भी है, और साथ ही साथ जो है मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमें टॉपिक्स भी अपनी बताएं। देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि 1,61,000 का एक लेवल है जो कि हमें देखना होगा। बिल्कुल। अगर इंडेक्स इसको होल्ड करता है, ठीक है जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म फेज 1 करेक्शन पूरा हो गया। ठीक है जी, उस फेज 1 करेक्शन के पूरा होने के बाद हम इसको दोबारा से 1,65,800 या 1,68,000 टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से हम शायद हो सकता है कि हफ्ते के एंड पे ये लेवल टेस्ट होता हुआ देखें। एट द सेम टाइम अगर ये 1,69,000 को ब्रेक करके ऊपर खड़ा नहीं होता, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये 1,69,800 को ब्रेक करके इंडेक्स खड़ा नहीं होता, तो इंडेक्स में जो लास्ट एक अच्छा करेक्शन है जो 1,55,800 से लेके 1,53,000 का है, वो हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं बाय मिड नवंबर। ये लेवल जो है ना 1,55,000 से 1,53,000 का, ये इंडेक्स की एक अच्छी करेक्शन कंप्लीट करता हुआ नजर आ सकेगा। अभी देखें, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडेक्स में जो अगर हम इंडेक्स की भी बात करें या ओवरऑल मार्केट की भी बात करें, तो 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर ये 2 दिन थे जब हमें बहुत हाई वॉल्यूम नजर आया था। ठीक है, तकरीबन इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में 1.3 बिलियन का वॉल्यूम हुआ था और ऑल शेयर में ऑल टाइम हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अब ये वॉल्यूम कहाँ जनरेट हुआ? ये वॉल्यूम जनरेट हुआ जब मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाते हुए मार्केट में एक टर्म हम यूज करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको आम फहम जबान में फोमो कहा जाता है। उस फियर ऑफ मिसिंग आउट के लोग उसमें एंटर हुए ये सोच के कि कहीं हम रह ना जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये होता है कि कहीं हम रह ना जाए। वो एंटर हुए और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था उसने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया। ठीक है जी, जब हाई साइड पे वॉल्यूम आता है ना, इसका एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहां पे अक्यूमुलेशन नहीं हुआ। अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम आ रहा है। अब आप अगर देखें तो थोड़ा सा टाइम आपका 2-3 मिनट का ज्यादा लूंगा। 21 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर को हमने मार्केट को 1000 पॉइंट प्लस होता हुआ देखा था, और ये वो लेवल था जब मार्केट ने 1,67,346 का एक क्लोजिंग दिखाई थी 1,68,400 का हाई पोस्ट करने के बाद। उस दिन मार्केट में जो हमने जो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखा था वो एग्जैक्टली 1 अरब का था। उसके बाद 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और कल का दिन 24 अक्टूबर, इन तीनों दिनों में मार्केट ने 22 अक्टूबर को 800 पॉइंट डाउन किया, 790 पॉइंट अगर प्रिसाइसली बात करें। उसके बाद 23 अक्टूबर को 1900 पॉइंट डाउन किया, और कल हमने 1200 पॉइंट डाउन होते हुए देखे। इन तीनों सेशंस में वॉल्यूम डे ऑन डे बेसिस पे कम हुए, बढ़े नहीं। ठीक है जी, 1 अरब का वॉल्यूम था 21 अगस्त को, जब मैंने आपको बताया कि मार्केट 1100 पॉइंट प्लस बन गई थी। उसके बाद 22 अक्टूबर को 727 मिलियन, 23 अक्टूबर को 485 मिलियन, और 24 अक्टूबर यानी कि कल 424 मिलियन। ये मैं 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑल शेयर की बात नहीं कर रहा। अब इन तीनों दिनों में मार्केट नीचे आती रही ना, और वॉल्यूम भी नीचे आता रहा। अब अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, मार्केट के नीचे आने के साथ साथ इसका मतलब क्या है कि जो बायर है उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा, अगर नीचे आते हुए देखें ना, एक चीज है जो कि डिमांड में है और उसकी प्राइस नीचे आ गई, तो उसमें तो सेल लग जानी चाहिए ना। हम देखते हैं भाई कपड़ों की दुकानों में सेल लग जाते हैं तो औरतें, खवातीन सारी दुकानों में खड़ी हो जाती है ना, एक दूसरे से मारधाड़ भी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं देख रहे ऐसा।
यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसका मतलब कि जो बायर है वो इंतजार कर रहा है कि नहीं, मुझे फर्दर डिप का वेट करना चाहिए। वेट करना सही। ठीक है जी। तो ये जब डाउन साइड पे वॉल्यूम जनरेट होता है ना, दैट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे हम बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ देख रहे हैं। व्हेन द वॉल्यूम इज ऑन द अपसाइड, उसका मतलब ये होता है कि वो जो वॉल्यूम जनरेट किया है वो फोमो वालों ने किया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वालों ने। ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई करता हूँ। कल फ्राइडे था, उससे पहले वाला फ्राइडे, ठीक है, उससे पहले वाले फ्राइडे से भी पहले, यानी कि 3 फ्राइडेज पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे 100% टैरिफ अनाउंस किया था। ठीक है, दैट वाज अ फ्राइडे। और जब वो अनाउंस किया था उससे एक दिन पहले बिटकॉइन 1,22,000 पे ट्रेड कर रहा था। कितने पे? 1,22,000 पे। जब ट्रंप ने अनाउंस किया ना ये चाइना पे टैरिफ, तो पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट में क्रैश आ गया था। गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया था, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो गई थी, और उसमें बिटकॉइन भी क्रैश हो गया था। और फ्राइडे को 1,22,000 बिटकॉइन जो चल रहा था वो 1,02,000 पे आ गया था। ठीक है, इट वॉज द वर्स्ट वन डे मूव सिंस कोविड टाइम, यानी कि पिछले 5 सालों में वर्स्ट वन डे ड्रॉप आया था बिटकॉइन के अंदर। लेकिन उस वन डे ड्रॉप के बाद बिटकॉइन दोबारा से, अब कल भी हमने देखा तो 1,11,000 पे इसने क्लोजिंग किया, अभी आज भी मेरे ख्याल से इसी लेवल पे चल रहा है। उसकी इंडिकेशन क्या थी? उसकी इंडिकेशन ये थी कि 1,02,000 या 1,03,000 पे जब आया तो इसमें वॉल्यूम में स्पाइक आया। ठीक है जी। वॉल्यूम में स्पाइक आने का मतलब ये है कि जो पैनिक सेलर, जो वो लोग थे जिन्होंने उसको लेवरेज पे लिया हुआ था, जो हाई पे लिया हुआ था, उन्होंने उसको सेल किया। लेकिन जो कैश लेके बैठे हुए थे उन्होंने कहा दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय, और उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज द रीजन जो उसके, अच्छा 1,02,000 जब हुआ ना, उसके बाद ब्लूमबर्ग ने भी आर्टिकल छाप दिया, बाकी और मीडिया फोरम्स ने भी आर्टिकल देना शुरू कर दिया कि नाउ बिटकॉइन कैन टेस्ट 88,000। लेकिन आप देखें 2 हफ्तों में दोबारा वो 1,11,000, 1,00,000, इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो वो 1,15,000 पे भी दोबारा ट्रेड कर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बायर्स थे उन्होंने ये इस ड्रॉप को अपॉर्चुनिटी ट्रेड किया। अगर यहाँ पे हमारा इंडेक्स अगर पिछले 3 दिन में तकरीबन 3,000 पॉइंट डाउन हो गया है, और उस 3,000 पॉइंट डाउन होने के साथ साथ मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि बाइंग इंटरेस्ट अभी जनरेट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाता तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, करेक्शन कंप्लीट हो गया। सही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, तब तक आप डे ट्रेड करें। और डे ट्रेड का मतलब ये है कि एक स्मॉल एक्सपोजर के साथ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल मार्जिन पे काम करना शुरू कर दें या आम फहम जबान में बदले पे काम करना शुरू कर दें। नहीं, अपने एक्सपोजर को लिमिट करें, और एक्सपोजर को लिमिट करते हुए 20-25% जो आपके एक्सपोजर है उसको यूज करते हुए आप इंट्राडे ट्रेड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट छोटा रखें और वेट करें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने आपको कहा कि एनआरएल में अगर ये 325 या 320 का लेवल आता है तो उससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बाय करने की। एंड देन इट कैन, यू कैन टारगेट इट से 550 या 600 रुपीज, तो ऑलमोस्ट डबल का टारगेट आपके जहन में आ गया ना। तो आप वेट करें, आप वेट करेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो फंसे रहेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल पेशेंस इज द की ऑफ स्टॉक मार्केट, बिल्कुल इसीलिए हम ये कहते हैं। और सर अब जो है आपके टॉपिक्स क्या होंगे, क्योंकि अब टाइम भी हमारा जरा कम रह गया है, तो जल्दी से अपनी टॉपिक शेयर कर दें जी। नंबर 1 डिप, जैसे मैंने कहा कि डीएफएमएल अच्छे लेवल पे है, यहाँ से तकरीबन कोई 1 या 1.5 रुपए की इसमें मजीद हम एक डाउन साइड दे सकते हैं। डीएफएमएल कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। एनआरएल मैंने ऐसे बताया कि अगर 320 के आसपास आता है यू कैन बाय दैट स्टॉक एज वेल। पीआरएल को आप देख सकते हैं, सर्ल को देख सकते हैं। सर्ल में मैं समझता हूं कि यहाँ से तकरीबन 190 या 200 रुपए का टारगेट इसमें आप कर सकते हैं। और अगेन टाइम फ्रेम को अगर जहन में रखना है तो टाइम फ्रेम कैन बी बाय मिड मार्च, लेकिन उससे पहले भी अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सही, ग्रेट, थैंक यू सर इमरान, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।